थ्री टाइम्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हेनरीज लॉ एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो फेजेस प्रेजेंट होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक की प्रैक्टिस भी करेंगे। ये दोनों टॉपिक आपको ये हमारे टीजीटी साइंस के सिलेबस में दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, फर्स्टली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ देखो किसके बारे में है? इट इज़ अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। ये गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में है और ये सॉल्युबल कहाँ पर होती है भाई? गैसेस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। और ये जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर भाई? प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। तो बेसिकली हेनरीज लॉ में आप किस किस का रिलेशन पढ़ते हो? प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस का। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जिस भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करना है उसकी जितनी मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकती है किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वही क्या होती है भई? उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो देखो, इस हेनरी लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मास ऑफ अ गैस dissolve in a given volume of liquid at constant temperature depends upon the pressure applied। उसने क्या बोला है कि at constant temperature जो भी आपके पास गैस है उसका मास, यानी कि जो भी गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी भाई? वहां पर जितना भी प्रेशर लगा है। तो देखो, सिंपल आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई भी गैस है जिसका मास क्या है? m है, आपने m मास ऑफ गैस को डिसॉल्व किया है, ठीक है। अननोन ये कोई भी गैस हो गई, ठीक है, इसका मास कितना है? m है, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना है भाई? p है। तो उसने बोला है कि यहाँ पर जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, गिवन अमाउंट है ये, ठीक है, गैस का। तो ये इसका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा भाई? उसके प्रेशर के होगा। अब यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस करके क्या है? कांस्टेंट आ जाएगा। इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया भाई? यहाँ पर हेनरी लॉ बन गया। फिर बाद में इस लॉ को मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पर देखो क्या हुआ? ये जो मास था, मास के प्लेस पे तो हमने कौन सी टर्म को यूज़ किया? मोल फ्रैक्शन को। मास जो हमने लिखा है ना, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो यहाँ पर मास के प्लेस पे तो हमने क्या लिखा? मोल फ्रैक्शन। और जो प्रेशर है, प्रेशर के प्लेस पे हमने क्या लिया? पार्शियल प्रेशर लिया। तो ये मॉडिफाई देखो किस तरह से हो गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो देखो, अब आप इसे कैसे लिख सकते हो? अब हम इसे ऐसे लिखेंगे। मोल फ्रैक्शन की बात की इसने, तो मोल फ्रैक्शन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं एक्स से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर के प्लेस पे मैंने क्या किया? यहाँ पर पी लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा? इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन के प्लेस पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। सपोज ये आ गया के डैश और ये इनटू में पी, ठीक है। ये तो यहाँ पर सिर्फ इस साइन को रिप्लेस करके कांस्टेंट आ गया, ये के डैश यहाँ पर। अब इस पी की वैल्यू को फाइंड आउट करो, तो देखो ये क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन में, मतलब ये इस साइड क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में के डैश लिख सकते हो इसे आप, इज़ इक्वल टू में पी। अब ये 1 अपॉन के डैश को हमने रिप्लेस कर दिया और इसको कांस्टेंट को एक नाम दे दिया एक्स इनटू में, ये क्या आ गया भई? 1 अपॉन के डैश को आपने लिख दिया के एच इज़ इक्वल टू में पी। तो यहाँ पर ये क्या बन गया भई? हेनरीज़ लॉ बन गया। अब ये के एच क्या है? यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट है और इस के एच की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, क्या होती है? 1 अपॉन के, या फिर आप बोल सकते हो 1 अपॉन के डैश होती है। ये यहाँ पर पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ इस तरह से बनता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या है देखो, जैसे-जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ होंगे पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ होने के साथ मोल फ्रैक्शन जो है, अमाउंट ऑफ जो गैस की सॉल्युबिलिटी की हम बात कर रहे थे, वो भी क्या होती जाएगी भई? ज़्यादा होती जाएगी। हेनरीज़ लॉ का यूज़ कहाँ-कहाँ पर होता है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट यूज़ क्या है इसका? टू इंक्रीज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, द बॉटल इज़ सील अंडर हाई प्रेशर। आपने देखा ही है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल होती है, सोडा की बॉटल्स होती है, उसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है, सॉल्युबल होती है वहाँ पर। तो आपने देखा ना, एकदम से जब हम बॉटल को ओपन करते हैं तो क्या होता है? फिज़ साउंड आती है और गैस क्या होती है? एकदम से बाहर निकलती है, ठीक है? तो वो क्यों? हाई प्रेशर के अंदर हम क्या करते हैं? उसको हाई प्रेशर के साथ उसको सॉल्युबल बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या है भई? टू इंक्रीज़ द सॉल्युबिलिटी, यानी कि किसी भी गैस को इंक्रीज़ करने के लिए हम प्रेशर क्या करते हैं? हाई अप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है देखो, टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड एंड द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स। देखो, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो सी के अंडर जाते हैं, ठीक है। सी के अंदर जब वो जाएंगे तो वहाँ पर प्रेशर क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो वो अपने साथ क्या करते हैं? टैंक लेकर जाते हैं फॉर ब्रीथिंग पर्पस। उसके अंदर क्या होती है भाई? गैस होती है। तो वहाँ पर उस टैंक में जो गैसेस होती हैं उसको जो गैसेस का मिक्सचर होता है वो क्या होता है? हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। पहले यहाँ पर क्या यूज़ करते थे? सिर्फ़ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ करते थे। तो क्या होता था, अंडर जब वो हाई प्रेशर रहते थे, यानी कि सी के नीचे गए हैं वो स्कूबा डाइवर्स, तो
ये जो नाइट्रोजन होती थी, ये क्या हो जाती थी भई उनके ब्लड में डिज़ॉल्व हो जाती थी। लेकिन जैसे-जैसे फिर वो वापस ऊपर की तरफ आते थे, ठीक है? लेवल पे आते थे, तो क्या होगा प्रेशर धीरे-धीरे क्या होता जाएगा? नॉर्मल होता जाएगा यानी कि डिक्रीज़ होता जाएगा एंड वहाँ पर तो क्या होता था सी में नीचे हाई प्रेशर होता था। लेकिन जैसे-जैसे वो ऊपर आते हैं तो प्रेशर क्या होने लगता है? डिक्रीज़ होने लगता है। तो इसकी वजह से क्या है? इसकी सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या है? जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें नाइट्रोजन क्या कर सकती हैं ब्लॉक कर सकती हैं ब्लड वेसल्स में, ठीक है? ब्लड के फ्लो को। तो इस वजह से अभी हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, इस मिक्सचर के अंदर हीलियम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो एट हाई एल्टीट्यूड्स जब हाई एल्टीट्यूड्स पे हम जाते हैं, तो जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो क्या होता है? कम होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड लेवल। यानी कि ग्राउंड लेवल के कंपैरिज़न में ऑक्सीजन हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होती है भई? कम होती है। अब देखो ब्रीथिंग करने के लिए हमें कौन-सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन ही चाहिए। तो जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम है। तो जिसकी वजह से क्या है ब्लड और टिश्यूज़ तक भई ब्लड और टिश्यूज़ तक क्या है ऑक्सीजन पहुँचेगी नहीं। तो जिसकी वजह से क्या होता है भई उनको प्रॉब्लम होती है, वीकनेस फ़ील होती है और वो ठीक से सोच नहीं पाते हैं, ठीक है? अनएबल टू थिंक। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं एनोक्सिया बोलते हैं। तो ये सारे आपको एप्लीकेशन वाले पार्ट याद रखने हैं, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो हेनरीज़ लॉ के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है तभी हेनरीज़ लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी लिमिटेशंस हैं। तो क्या-क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फर्स्ट है द प्रेशर ऑफ गैस इज़ नॉट टू हाई यानी कि गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई ना हो और टेम्परेचर ज़्यादा कम ना हो। सेकंड लिमिटेशन क्या है इसकी? द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज यानी कि गैसेज़ को क्या है भई कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। रिएक्ट करेंगी तभी तो वो एसोसिएट या फिर डिसोसिएट होगी, तो ये आपको लिमिटेशंस भी ध्यान रखनी है। लिमिटेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। हेनरीज़ लॉ की आपको स्टेटमेंट दे सकता है, तो आपको स्टेटमेंट में दोनों रिलेशन पता होने चाहिए। एक तो मैंने मास के साथ बताया कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के और दूसरा बताया आपको क्या भई यहाँ पर जो ये मोल फ्रैक्शन के साथ बताया है कि ये मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके भई पार्शियल प्रेशर के। तो ये आपको दोनों रिलेशन ध्यान रखने हैं, दोनों डेफिनिशन ध्यान रखनी है। एक कैसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ये जो भी एप्लीकेशन पार्ट है इसका एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल वाला और एक ये क्या भई स्कूबा डाइवर्स वाला कि यहाँ पर ये मिक्सचर कौन-सा होता है और इसमें हमने हीलियम को क्यों ऐड किया। तो ये बन सकता है यहाँ पर और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर एट हाई एल्टीट्यूड जो प्रॉब्लम होती है इस प्रॉब्लम का नाम क्या है? एनोक्सिया है या फिर हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है और इसकी लिमिटेशंस पूछी जा सकती है कि प्रेशर क्या है भई, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज और वहाँ पर कोई भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम एक बार मोल फ्रैक्शन को और देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है? मोल्स तो सुने होंगे आपने, इसी तरह से क्या होते हैं देखो मोल फ्रैक्शन भी होता है। तो आपको ये पता ही है सॉल्यूशन जो भी होता है, सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में वो कैसे बनता है, एक तो कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है सोल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है भई सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट क्या होता है वहाँ पर जिस भी सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भई सोल्यूट बोलते हैं और जिस सब्सटेंस में हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं वो क्या होता है हमारा सॉल्वेंट होता है। देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो, तो शुगर को ऐड कर रहे हो, शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो तो शुगर तो क्या बन जाएगी यहाँ पर सोल्यूट बन जाएगी और किस में डिसॉल्व कर रहे हो? वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो जो यहाँ पर सॉल्वेंट है वो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन समझेंगे हम कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि मोल फ्रैक्शन जिसका भी आपको निकालना है। सपोज़ यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, एक क्या हो गया सोल्यूट है और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट है। तो जो सोल्यूट है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन का फ़ॉर्मूला क्या बन जाएगा भई? जिस भी कंपोनेंट के लिए आपको निकालना होता है मोल फ्रैक्शन, उसके मोल्स को ऊपर रख दो। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट और अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से क्या मतलब है? यानी कि आपको सोल्यूट के मोल्स भी लेने हैं और सॉल्वेंट के मोल्स भी लेने हैं। इसी तरह से जब आपको सॉल्वेंट के यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने होंगे, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ले लोगे और अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। टोटल में क्या है सोल्यूट प्लस सॉल्व देखो जितने भी कंपोनेंट्स प्रेज़ेंट होते हैं उन सब का सम जो होता है मोल फ्रैक्शन का वो क्या आता है 1 आता है। अब जैसे अगर 3 कंपोनेंट है, अगर 2 कंपोनेंट है जैसे A प्लस B
तो A प्लस B के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1 होगा। अगर यहाँ पर इसी तरह से सॉल्यूशन के अंदर 3 कंपोनेंट है, तो तीनों कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन आएँगे, उनका सम भी कितना होगा? 1 होगा। 4 है, तो चारों का सम मतलब कि ये है कि टोटल जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं, उनका सम हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। बाकी आपको ये क्वेश्चन के थ्रू अभी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है और ये देखने में ऐसा लगेगा कि पता नहीं इसमें क्या करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है तो फिर इजीली आप ये कर सकते हो। तो देखो क्या है, केएच वैल्यू फॉर आर्गन, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट गैसेस दी हुई है। देखो कि आर्गन दिया हुआ है और क्या है, कार्बन मोनो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, HCHO है। HCHO क्या होता है भाई? फॉर्मल्डिहाइड है ये। और सिर्फ फिर क्या है भाई? मीथेन है, CH4 है। तो केएच वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है। केएच हमने देखा था क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। तो केएच की वैल्यू आर्गन के लिए जो आपको गिवन है दैट इज 4.039। फिर देखो CO2 के लिए जो आपको केएच की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में वो है 1.67। और जो फॉर्मल्डिहाइड है इसके लिए आपको जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ 1.83 इंटू में 10⁻⁻5। और जो मीथेन के लिए आपको वैल्यू दी हुई है वो है 0.143। अब यहाँ पर आपको क्या पता करना है इन केएच की वैल्यू से? अरेंज दीज गैसेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, इनका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो देखो आपने हेनरी लॉ में क्या रिलेशन देखा था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैसेस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसके मोल फ्रैक्शन के। यानी कि आपने ये पढ़ा था कि इस तरह से रिलेशन आएगा हेनरीज लॉ में। अब क्या है यहाँ पर देखो, इस केएच को यानी कि प्रेशर और इसका रिलेशन देखना है आपको केएच का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, ये केएच की वैल्यू अगर आप इस साइड ले आते हो, अगर ये केएच की वैल्यू अगर आप इस साइड ले आते हो तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन में केएच और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि जितना ज़्यादा यहाँ पर केएच की वैल्यू होगी, मोल फ्रैक्शन उसके क्या होंगे भाई? उतने ही कम होंगे। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना रिलेशन, यानी कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अब देखो यहाँ पर जिसके लिए केएच की वैल्यू क्या है? सबसे ज़्यादा है, जिसके लिए केएच की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या आएगी? सबसे कम आएगी। और जिसके लिए केएच की वैल्यू जितनी छोटी है, उसके लिए सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो केएच की वैल्यू सबसे छोटी किसके लिए है? तो देखो यहाँ पर वैसे तो ये 0.143 है, ठीक है, ये तो बड़ी है, बट ये इसमें और इसमें देखो, यहाँ पर क्या है, इसकी 10⁻⁻5 आ गया और ये 0.13 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 10⁻⁻5 पावर है, ये क्या हो गया? और भी छोटा हो गया। तो इसके लिए केएच की वैल्यू सबसे मिनिमम है, तो केएच की वैल्यू इसके लिए सबसे मिनिमम है, इट मीन्स इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो अब चेक कर लो कौन से ऑप्शन में आपको फॉर्मल्डिहाइड के लिए सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा दी हुई है। इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी एंड डी। तो ए कट हो गया और यहाँ से बी ऑप्शन कट हो गया। अब देखो, जिसकी सॉल्युबिलिटी जिसके लिए केएच की वैल्यू क्या है? सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम किसके लिए? देखो आर्गन के लिए 4 पॉइंट समथिंग दी हुई है। तो इसके लिए केएच की वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स इसकी सॉल्युबिलिटी क्या बनेगी? सबसे मिनिमम होगी, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। अब बट ये तो दोनों ही ऑप्शन में आपको सबसे लास्ट में दिया हुआ है, तो यानी कि अब आपको कंपैरिज़न करना पड़ेगा किसमें भई? CO2 में और मीथेन में। अब देखो CO2 और मीथेन में से किसकी वैल्यू छोटी है? जिसकी वैल्यू छोटी होगी ना, उसके लिए सॉल्युबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो मीथेन की वैल्यू छोटी है यहाँ पर, तो मीथेन की वैल्यू छोटी है, इट मीन्स मीथेन की सॉल्युबिलिटी क्या है भई? ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भई? ऑप्शन नंबर सी। तो देखो इसके लिए सिर्फ़ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था विदाउट सॉल्विंग। ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट तो था ही नहीं, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट accompanying डीप सी डाइविंग, ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विद लेस soluble हीलियम गैस इज यूज्ड एज ब्रीथिंग गैस बाय द डाइवर्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ। तो ये अभी मैंने एप्लीकेशन में डिस्कस किया था कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो वहाँ पर मिक्सचर में हीलियम गैस को ऐड करते हैं। तो ये किसका एप्लीकेशन है? हेनरीज लॉ का। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया अभी? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 4.27 इनटू में 10⁵ mm द मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 mm विल बी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है मीथेन के लिए। किसके लिए दिया है अभी? हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है मीथेन के लिए। इट मीन्स यहाँ पर आप इसको लिख लो साथ साथ जो भी आपको दिया हुआ है। ये केएच की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है भई? ये कांस्टेंट है ना केएच, तो इसके लिए वैल्यू गिवन है 4.27 इनटू में 10⁵ मरकरी। ये हो गया भई केएच। फिर द मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन आपको कैलकुलेट करना है बेंजी मीथेन का बेंजीन में एट अंडर 760 mmHg।
अब ये जो यूनिट होती है ना एमएमएचजी, ये किसकी होती है भाई? प्रेशर की होती है। तो इट मीन्स यहाँ पर आपको प्रेशर कितना गिवन है भाई? 760 एमएमएचजी, ये आपको दिया हुआ है प्रेशर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर? देखो मोल फ्रैक्शन, क्या पता करना है भाई? मोल फ्रैक्शन पता करना है। तो हेनरीज लॉ का जो रिलेशन है उसको रिकॉल करो। क्या होता है वो? कि भाई पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो वो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू में के एच इंटू में एक्स। अब देखो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो P की वैल्यू कितनी है? देखो प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 760 एमएमएचजी। अपॉन में क्या हो जाएगा? ये के एच इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आके डिवीजन में आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? 4.27 इंटू में 10⁻5 एमएमएचजी। अब ये एमएमएचजी यूनिट तो सेम हो गई, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या है? मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। अब क्या है, ये 10⁻⁻5 तो एज़ इट इज़ ऊपर चली जाएगी और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा भई? 177 पॉइंट समथिंग आएगा। तो राउंड ऑफ करके कितना बन जाएगा? 178 इंटू में 10⁻⁻5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फीलिंग ऑफ वीकनेस एंड डिस्कम्फर्ट इन ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड इज बेस्ड ऑन। अब देखो ये अभी मैंने एप्लीकेशन पार्ट में डिस्कस किया था कि हाई एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पर ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। और जो प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। और ये किसका एप्लीकेशन पार्ट में हमने चेक किया था भाई? किसके एप्लीकेशन पार्ट में पढ़ा है? हैंडीज लो का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। अब यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट का रिलेशन पूछा है कि क्या होगा भाई? वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? कि भाई केएच की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी अगर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ये केएच की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, कांस्टेंट रहेगी, या फिर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस? भाई पहले इंक्रीज होगी देन डिक्रीज होगी। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो केएच की वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीजेज। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो हेनरीज कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भी? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉलिबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1 इंटू में 10⁻5 atm। देखो क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर आपको केएच की वैल्यू गिवन है, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है फॉर नाइट्रोजन। कितना दिया हुआ है अभी आपको? केएच की वैल्यू 1 इंटू में 10⁻5 atm। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, N2 का आपको मोल फ्रैक्शन भी दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, तो इसके लिए वैल्यू आपको दी हुई है 0.8। इसके लिए आपको मोल फ्रैक्शन भी गिवन था क्वेश्चन में। आगे देखो क्या दिया है अभी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फॉर्म फ्रॉम एयर डिसॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। आपको क्या करना है? वाटर के अंदर कितनी N2 के मोल्स प्रेजेंट है ये यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो वाटर है, वाटर के मोल्स आपको कितने दिए हुए हैं? अभी देखो वाटर के मोल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है कितने भाई? 10 मोल्स दिए हैं। और जो यहाँ पर टोटल प्रेशर दिया है 5 atm पे दिया है ना, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर आपको गिवन है 5 atm। क्या पता करना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, किसके लिए भाई? नाइट्रोजन के लिए। तो देखो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी गिवन डाटा है उसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिलेशन देखते हैं कि केएच वाला जो रिलेशन होता है ना हेनरीज लॉ का, वो क्या होता है। एक चीज़ और, यहाँ पर देखो हेनरीज लॉ में जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? पार्शियल प्रेशर पढ़ते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के। अब यहाँ पर देखो पार्शियल प्रेशर तो क्वेश्चन में आपको गिवन ही नहीं है, क्या दिया हुआ है आपको? टोटल प्रेशर गिवन है। टोटल प्रेशर की बात कर रहा है ना कि भाई एयर जो वाटर के अंदर जो एयर डिसॉल्व है तो उसके लिए प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पर आपको। तो ये उसके लिए प्रेशर है, तो इट मीन्स ये आपको क्या गिवन है? टोटल प्रेशर गिवन है। तो टोटल प्रेशर गिवन है तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए होता है भाई? पार्शियल प्रेशर चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रेशर इनटू में क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि आपको क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ले लेना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके मोल फ्रैक्शन से। तो देखो पार्शियल प्रेशर यहाँ पर आप N2 का कैलकुलेट कर रहे हो, तो टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? 5 atm इनटू में मोल फ्रैक्शन N2 के कितने गिवन है? देखो 0.8, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस आ जाएगा, इट इज़ 4 atm। ये कितना आ गया अभी आपके पास? 4 atm आ गया। अब देखो आपके पास कांस्टेंट भी है, ठीक है, क्वेश्चन में, और आपने टोटल प्रेशर भी निकाल लिया है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन N2 के फाइंड आउट करोगे सॉल्यूशन में, वाटर के अंदर जो डिसॉल्व है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रेशर में प्रेशर की वैल्यू पुट करो, तो प्रेशर कितना है भाई? यहाँ पर कितना आया? 4 atm।
अपॉन में KH इस साइड क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड आकर क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा। KH की वैल्यू आपको कितनी गिवन है भाई 1 इंटू में 10⁵ ATM इज इक्वल टू में क्या आ गया ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये क्या आ जाएगा देखो, सिंपली 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा और ये 10⁵ ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन गया 4 इंटू में 10⁻⁻5 ATM इज इक्वल टू में ये क्या आ गया भाई यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो ये क्या आ गया मोल फ्रैक्शन आ गए किसके भाई N2 के। बट आपको क्या फाइंड आउट करने हैं मोल्स फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं अभी मोल्स फाइंड आउट करने हैं किसके लिए यहाँ पर N2 गैस के लिए, नाइट्रोजन गैस के लिए मोल्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर इसके लिए आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। तो मैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखती हूँ, नाइट्रोजन के लिए लिख लेती हूँ। वैसे तो सबके लिए सेम होता है बट मैं नाइट्रोजन के टर्म्स में लिख देती हूँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स किस-किस के होंगे? नाइट्रोजन के प्लस में वाटर के, क्योंकि वाटर में बात कर रहा है ना वो, वाटर में जितनी एयर प्रेज़ेंट है, मतलब कि वाटर के अंदर जितना नाइट्रोजन प्रेज़ेंट है, तो टोटल जो सॉल्यूशन है वो तो यही बना है ना, नाइट्रोजन प्लस वाटर। तो यानी कि आपको जिसके भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने होते हैं, उसको हम कैसे लिखते हैं अभी? जिसके भी फाइंड आउट करने होते हैं, उसके मोल्स ऊपर आ जाते हैं, अपॉन में क्या करते हैं टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है? सोल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिखना होता तो कैसे लिखते भाई यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन में क्या करते टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा नाइट्रोजन के मोल्स अपॉन प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर वाटर के मोल्स। अब देखो क्वेश्चन में आपको मोल्स ऑफ वाटर तो गिवन है, कितने दिए हुए हैं भाई 10 दिए हुए हैं। और क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस फाइंड आउट करना है और मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट किया है। तो देखो सोल्यूट जो होता है ना वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होता है नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, थोड़ी सी अमाउंट में ही होता है, तो हम उसको क्या है भाई नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब वो इंडिविजुअल लिखा जाएगा तो उसकी वैल्यू को लिखेंगे बट कंपैरिजन में हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो समझ के यहाँ पर क्या है 10 मोल्स है, अगर 10 मोल्स के कंपैरिजन में जो नाइट्रोजन के मोल्स है वो 0.0.01 इस तरह से है, तो ये क्या है इसके 10 के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी यूनिट है, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ इग्नोर कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा मोल फ्रैक्शन ये नाइट्रोजन का इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई इस नाइट्रोजन को इसके रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये क्या है इसके वाटर के मोल्स के कंपैरिजन में कम होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डायरेक्ट मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। अब देखो ये भी आपके पास क्वेश्चन में और ये भी है, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो मोल फ्रैक्शन जो आए थे आपके पास नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट करके वो कितने आए थे भाई 4 इंटू में 10⁻⁻5 आए थे। और क्या हो जाएगा इज इक्वल टू में यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में जाएगा ना इसके साथ, देखो ये अपॉन में था तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पर इसके कितने मोल्स हैं आपको क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं 10। तो 10 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ये 1 पावर है यहाँ पर -5 है, तो क्या बन जाएगा 4 इंटू में 10⁻⁻4 इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं ऑप्शंस को, ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आपको। तो इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर 1, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। देखो फर्स्ट और जो सेकंड ऑप्शन है और जो फोर्थ ऑप्शन है देखो बिल्कुल ना सिमिलर से दिए हुए हैं, सब में ही 4 वैल्यू है और लेकिन सिर्फ पावर का डिफरेंस है, इसमें -4 है, इसमें -5 है, -6 है। तो इस तरह से आंसर को टिक करते हुए सॉल्व करते हुए आपको ध्यान रखना है कि करेक्ट को ही आप चूज़ करो, नहीं तो अदरवाइज़ क्या है भई रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट एसटीपी इज़ 0.195 मोलर, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इज़। यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भई सॉल्युबिलिटी दी हुई है। H2S गैस की, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की आपको सॉल्युबिलिटी गिवन है और वो कितनी दी हुई है भई आपको 0.195 एम। ये जो स्मॉल एम होता है ना ये क्या डिनोट करता है मोलालिटी को, तो इतने मोलल सॉल्युबिलिटी आपको दी हुई है एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। क्या फाइंड आउट करना है आपको हेनरीज कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है भाई KH। अब KH आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो भाई, रिलेशन याद करो हेनरीज लॉ का क्या होता था कि जो भी पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके KH इंटू में उसके मोल फ्रैक्शन के। अब देखो यहाँ पर ना तो आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है H2S का, ना ही यहाँ पर आपको पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे कि हेनरीज कांस्टेंट को। तो अब देखो इसे हम थोड़ा इनडायरेक्टली लेंगे, किस तरह से भी ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। मोलालिटी आपको दी हुई है
तो मोलालिटी का मतलब क्या होता है देखो, मोलालिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 केजी सॉल्वेंट, यानी कि 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर ये डिसॉल्व है, ठीक है? 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर क्या है, इतने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर प्रेज़ेंट है। मोलालिटी का फ़ॉर्मूला क्या होता है भई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है इन केजी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है कितने भई, 0.195, तो आप ये बोल सकते हो कि 0.195 मोल्स प्रेज़ेंट है किसमें भई, 1 केजी में। 1 केजी के अंदर इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेज़ेंट है, तभी हमने इसको क्या बोला है भई, मोलालिटी बोला है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे पहले भई, नंबर ऑफ मोल्स ये हेनरीज कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे भई क्या, नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, और मोल फ्रैक्शन में क्या यूज़ होता है भई, मोल फ्रैक्शन में आपको मोल फ्रैक्शन किसके लिए चाहिए, H2S गैस के लिए चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखो देखो, क्या होता है, जिसके लिए भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने होते हैं उसके मोल्स लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल जो मोल्स बनेंगे सॉल्यूशन के वो कैसे बनेंगे, H2S, H2S के मोल और साथ में किसके भई, वाटर के मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो अब देखो आपके पास ना तो ये H2S के मोल्स तो हैं, कितने हैं भई, 0.195 मोल्स हैं। अभी मैंने बताया ना आपको कि इसका मतलब क्या है इतने मोलल सॉल्यूशन का, कि 0.195 मोल्स प्रेज़ेंट है इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में। बट आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना, हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स कैलकुलेट करने का देखो फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो अब यहाँ पर गिवन मास तो है ही नहीं। अब देखो 1 केजी था तो उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लीटर, यानी कि यहाँ पर भी हम मास कितना लेंगे वाटर का, 1000 केजी ही लेंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने 1 केजी लिया था ना, तो वही तो रहेगा वाटर, ठीक है? तो उतने ही सॉल्यूशन में तो क्या है, मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के, तो 1000 केजी आ गया। अब जो वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है भई, 18 होता है। कैलकुलेट करके देख लो H2O का, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना आ गया 18। तो 1000 अपॉन में 18 जब आप करोगे तो यहाँ से क्या है भई, 55.56 ये इतने मोल्स आ जाएँगे। तो आपने यहाँ से क्या है भई, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए किसके, वाटर के। H2S के आपको क्वेश्चन में ही गिवन थे, तो यहाँ पर इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पर देखो H2S के कितने दिए हुए हैं अभी आपको, 0.195 अपॉन में क्या है, 0.195 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिफ इसके वाटर के। अब देखो ये वाटर के कंपैरिजन में वाटर की वैल्यू कितनी है, 55.56 है। अब ये इसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो इसको हम क्या है भई, यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसके मोल फ्रैक्शन जब कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो पूरा मतलब कट करने के बाद आएगा वो कितना आएगा, 0.035 ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट कर लिया भई, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिए किसके लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के लिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर देना है, क्योंकि आपको यही तो चाहिए था भई। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसके चाहिए थे, H2S गैस के। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अब KH आपको फाइंड आउट करना था, तो KH का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रेशर अपॉन में ये प्रेशर इसी साइड रहेगा, ये मोल फ्रैक्शन इस साइड आ गए, ये आ गया। अब देखो प्रेशर कितना है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या गिवन है आपको, एट STP। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो हमेशा होता है 0.987। ये एक तरह से कांस्टेंट की तरह हो गया, तो आपको इसे याद रखना है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में जब हम प्रेशर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ बार, तो क्या होगा, ये इतना होता है 0.987, और अपॉन में क्या करना है, मोल फ्रैक्शन लेने हैं आपको किसके, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के। कितने आए आपके पास, 0.0035। आप इसे सॉल्व कर लेना, तो ये सॉल्व करने के बाद 282 या 283 समथिंग कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो क्या है, इसके नियर अबाउट जो आंसर है आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2, 285। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो फेजेस प्रेजेंट होते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो देखो जैसे सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन कैसे बनता है भाई, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं प्लस में जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं, उन दोनों को कंबाइन करने से सॉल्यूशन बनता है। ऐसी ही कोलॉइडल सिस्टम में, कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट जैसा और एक सॉल्वेंट जैसा। तो जिसको हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूट होता है, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है। यानी कि जिसको भी डिसॉल्व कर रहे हो आप, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज बोलते हैं। और जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो, जैसे सॉल्वेंट होता है, वाटर में हम डिसॉल्व कर रहे थे, तो जिसमें भी आप डिसॉल्व कर रहे होते हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। इसी के बेसिस पे यहाँ पर क्या होते हैं भाई, टाइप्स ऑफ कोलॉइड होते हैं। तो वो क्या होते हैं, देखो यहाँ पर सॉलिड इन सॉलिड, जब ये सॉलिड इन सॉलिड होता है तो उसे आप क्या बोलते हो, यानी कि आप सॉलिड को सॉलिड में ही डिसॉल्व कर रहे हो,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं। और इसके एग्ज़ाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, तो जो भी जेमस्टोन्स वग़ैरह होते हैं ना, आपने देखा होगा कि ये रिंग्स वग़ैरह जो पहनते हैं, उनके अंदर जो स्टोन्स होते हैं, तो वो किसका एग्ज़ाम्पल हो गए, सॉलिड सोल्स का हो गए, ठीक है? जो भी कलर्ड स्टोन्स हो गए, ग्लासेस हो गए, तो वो सब किसका एग्ज़ाम्पल है, सॉलिड सोल्स का एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट देखो, जब आप सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। और इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, पेंट्स, सेल फ्लूइड्स। तो जो पेंट्स आते हैं, जो हम नॉर्मली ये पेंट यूज़ करते हैं ना, तो इन पेंट्स में क्या होता है भई, सॉलिड इन लिक्विड होता है, ठीक है? इसमें इसका एग्ज़ाम्पल इंक भी बन सकता है। जो इंक होती है, इंक के अंदर आपने देखा होगा कि वैसे तो वो लिक्विड होता है, बट उसमें थोड़े आपको ना कुछ सॉलिड पार्ट जैसा लगेगा कि उसमें कुछ है, ठीक है? यहाँ पर आगे देखो क्या है, सॉलिड इन गैस। जब आप सॉलिड को डिज़ोल्व करते हो गैस में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोक और डस्ट हो गया। स्मोक भी पता ही है आपको क्या होता है, डस्ट भी पता है, तो ये गैस के अंदर होते हैं ना। डस्ट में क्या है भई, गैस के अंदर, एयर के अंदर क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। लिक्विड इन सॉलिड, जब लिक्विड डिसॉल्व होता है सॉलिड में, तो क्या बन जाता है, जेल बन जाता है। और ये इसके एग्ज़ाम्पल क्या बन गए, चीज़, बटर, जेलीज़, ये सब किसके एग्ज़ाम्पल है, जेल के एग्ज़ाम्पल हो गए। लिक्विड को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, यानी कि जब हमारा डिस्पर्स फेज़ भी क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, तो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ कोलॉइड बनता है, वो क्या बनता है, इमल्शन बनता है। इमल्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो ये क्या आ गया, मिल्क है, हेयर क्रीम है, तो ये सब क्या है भई, यहाँ पर इमल्शन के एग्ज़ाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट देखो क्या है, लिक्विड इन गैस, यानी कि जब लिक्विड को आप डिसॉल्व करते हो गैस में, तो ये किसका एग्ज़ाम्पल बन गया भई, एरोसोल का। और यहाँ पर जो इसके एग्ज़ाम्पल्स बनेंगे, वो क्या हो गए, फॉग हो गया, क्लाउड है, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज़ है, तो इन सब में क्या है भई, सॉलिड ये हमारे पास कौन-सा ये लिक्विड तो क्या होता है, डिस्पर्स फेज़ होता है, और मीडियम क्या होता है, यहाँ पर इसमें गैस होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है भई, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस तो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड, यानी कि जब हम गैसेज़ को डिसॉल्व करते हैं सॉलिड्स में, तो इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या हो गए, देखो फोम रबर हो गया, प्यूमिस स्टोन हो गया, और इसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं। और इससे नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड, जब आप गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हो, तो यहाँ पर क्या है भई, डिस्पर्जन मीडियम जो है, वो तो लिक्विड बन गया, और जिसे डिसॉल्व कर रहे हो वो क्या है, गैस है, तो डिस्पर्स फेज़ क्या है, यहाँ पर गैस है, तो इस टाइप के कोलॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। और इसके एग्ज़ाम्पल क्या बन गए, सोप लेदर है, व्हिप क्रीम है, फ्रोथ है, ठीक है? फ्रोथ क्या होता है, झाग। तो ये सब किसके एग्ज़ाम्पल हो गए भई, फ़ोम के एग्ज़ाम्पल हो गए। तो देखो अब इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ पर। फॉग इज़ डैश अ टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कि फॉग कौन से टाइप का सॉल्यूशन है। तो देखो यहाँ पर अभी हमने देखा था, फॉग कौन से इसमें था, लिक्विड इन गैस में था, तो यहाँ पर ये एरोसोल है। और इस तरह से पूछे जाएँगे, क्या है यहाँ पर, लिक्विड को हम डिसॉल्व कर रहे हैं गैस में, तो इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, लिक्विड इन गैसेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब यहाँ पर, इसमें देखो क्या पूछा है, यहाँ पर ये एक टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों दिए हुए हैं, और आपको टाइप ऑफ कोलॉइड आइडेंटिफाई करना है कि क्या बनेगा। तो देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, डिस्पर्स फेज जो है ना, वो तो सॉलिड है, और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो। तो सॉलिड को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो वो कौन से टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनते हैं भाई, उन्हें हम बोलते हैं सोल। यहाँ पर देखो, सॉलिड को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, देखो सॉलिड को लिक्विड में। तो सॉलिड कहाँ पर है, ये रहा, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है, पेंट्स हैं। तो ए का तो क्या आ गया, फोर्थ आ गया। अब ए का फोर्थ देखो कौन कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। इट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 1 एंड थर्ड, बाकी कट कर दो। सेकंड, सॉरी, हाँ, ये सेकंड कट हो गया, और फोर्थ ऑप्शन कट हो गया। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है, डिस्पर्जन मीडियम जो है वो सॉलिड दिया हुआ है, डिस्पर्स फेज आपको सॉलिड दिया हुआ है, और मीडियम गैस दिया हुआ है। तो यानी कि आप सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हो गैस में, सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हो देखो गैस में, सॉलिड इन गैस, इसको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है अभी देखो, स्मोक और डस्ट। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, देखो बी का क्या आ जाएगा, यहाँ पर थर्ड आ जाएगा। तो बी का थर्ड कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर 1, तो यही क्या आ गया भाई इसका करेक्ट आंसर। तो बाकी वाले ऑप्शंस को भी आप मैच कर लेना, ये इसी तरह से मैच हो जाएँगे। और ये इसके एग्ज़ाम्पल्स ध्यान रखने हैं कि कौन-कौन से का, कौन से टाइप के सॉल्व का कौन-सा ये एग्ज़ाम्पल बनेगा। इन एग्ज़ाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हैं आज के क्वेश्चंस, और भी टॉपिक को हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज़ करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।